विजय की गुस्से भरी आवाज सुनते ही रिया चौंक उठी। उसका मूड खराब था। वह तो विजय के आने का इंतजार कर रही थी कि कब विजय आए और वह अपना गुस्सा उस पर बरसाए, क्योंकि आज सुबह ऑफिस जाते समय विजय ने वादा किया था कि शाम को कहीं घूमने चलेंगे, उसके बाद खरीदारी करेंगे, खाना भी आज होटल में खाएंगे। शाम को 6 बजे से पहले घर पहुंचने का वादा किया था। 4 बजे के बाद रिया ने कई बार विजय के मोबाइल फोन पर बात करनी चाही तो उसका फोन नहीं सुना था। हर बार उसका फोन काट दिया गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। जल्दी नहीं आना था तो मना कर देते, बार बार फोन काटने का क्या मतलब। रिया तो शाम के 5 बजे से ही जाने के लिए तैयार हो गई थी। पता नहीं ऑफिस में देर हो रही है या यार दोस्तों के साथ सैर सपाटा हो रहा है। बस उसका मूड खराब होने लगा था। उसे कमरे की लाइट ऑन करना भी ध्यान नहीं रहा। रिया ने विजय की ओर देखा। विजय का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। 2 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज वह पहली बार विजय को इतने गुस्से में देख रही थी। रिया अपना गुस्सा भूलकर हैरान सी बोल उठी, यह क्या कह रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा फोन मिलाया तो हर बार तुमने फोन काट दिया। आखिर बात क्या है? बात तो बहुत बड़ी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे माता पिता ने मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? रिया के दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। तुम्हारे धोखे का मुझे आज पता चल गया है कि तुम शादी से पहले विकास की थी, विजय ने कहा। ये सुनकर रिया चौंक गई। वो विजय से आंख न मिला पाई और इधर उधर देखने लगी। अब तुम चुप क्यों हो गई? शादी को 2 साल होने वाले हैं। इतने दिनों से मैं धोखा खा रहा था। मुझे क्या पता था कि जिस शरीर पर मैं अपना हक समझता था वह पहले ही कोई पा चुका था और मुझे दी गई उसकी जूठन। नहीं, आप ये गलत कह रहे हो। क्या तुम विकास से प्यार नहीं करती थी? तुम उसके साथ पता नहीं कहां आती जाती थी। तुम दोनों को शादी की मंजूरी भी मिल गई थी कि अचानक वह कमबख्त विकास एक हादसे में मर गया। ये सब तो मुझे आज पता चल गया, नहीं तो मैं हमेशा धोखे में रहता। ये सुनकर रिया की आंखें भर आईं। वह बोली, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया है, मेरी किस्मत ने ही मुझे धोखा दिया है जो विकास के साथ ऐसा हो गया था। तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? रिया चुप रही। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम जैसी चरित्रहीन और धोखेबाज को अपने घर में नहीं रखूंगा। विजय, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, प्रेमी ही तो मरा है। तुम्हारे माँ बाप तो अभी जिंदा हैं। जाओ, वहाँ दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अपने धोखेबाज माँ बाप से कह देना कि अपना सामान ले जाएं। रिया सब सहन कर सकती थी, पर अपने माता पिता की बेइज्जती सहना उसके वश से बाहर था। वो एकदम बोल उठी, तुम मेरे मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? वे धोखेबाज नहीं हैं तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? कहते हुए विजय ने गालियां दे डाली। ठीक है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, कहते हुए रिया ने एक बैग में कुछ कपड़े भरे और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। रिया रेलवे स्टेशन पर जा पहुंची। रात 10:30 बजे ट्रेन आई। 3 साल पहले एक दिन रिया बाजार में कुछ जरूरी सामान लेने जा रही थी। उसके हाथ में मोबाइल फोन था। तभी एक लड़का उसके हाथ से फोन छीनकर भागने लगा। वो एकदम चिल्लाई, पकड़ो चोर चोर, मेरा मोबाइल। बराबर से जाते हुए एक नौजवान ने दौड़ लगाई। वो लड़का मोबाइल फेंककर भाग गया था। जब उस नौजवान ने मोबाइल लौटाया तो रिया ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा था। वो युवक विकास ही था जिसके साथ पता नहीं कब रिया प्यार के रास्ते पर चल दी थी। एक दिन रिया ने मम्मी से कह दिया था कि विकास उससे शादी करने को तैयार है। विकास के मम्मी पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए हैं। पर उस दिन अचानक रिया के सपनों का महल रेत के घरौंदे की तरह ढह गया जब उसे ये पता चला कि मोटरसाइकिल पर जाते समय एक ट्रक से कुचल जाने पर विकास की मौत हो गई है। रिया कई महीने तक दुख के सागर में डूबी रही।
उस दिन पापा ने बताया था कि एक बहुत अच्छा लड़का विजय मिल गया है, वह प्राइवेट नौकरी करता है। रिया की विजय से शादी हो गई। एक रात विजय ने कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो रिया, मुझे तुम जैसी ही घरेलू व खूबसूरत पत्नी चाहिए थी। मेरे सपने सच हुए। जब कभी रिया विजय की बाहों में होती तो अचानक ही एक विचार से कांप उठती थी कि अगर किसी दिन विजय को विकास के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? क्या विजय उसे माफ कर देगा? नहीं, विजय कभी उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि सभी मर्द इस मामले में एक जैसे होते हैं। तब क्या उसे बता दे? नहीं, वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे? आज विजय को पता चल गया और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। पर वो शक, नफरत और अनदेखी के बीच कैसे रह सकती थी? सुबह रिया मम्मी पापा के पास जा पहुंची थी। रिया के कमरे से निकल जाने के बाद भी विजय का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो सोफे पर पसर गया। धोखेबाज न जाने खुद को क्या समझती है वह। अच्छा हुआ आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं कब तक उसे धोखे में ही रखा जाता। 2-3 दिन में ही पास पड़ोस में सभी को पता चल गया। काम वाली बाई कमला ने साफ साफ कह दिया, देखो बाबूजी, अब मैं काम नहीं करूंगी। जिस घर में औरत नहीं होती वहाँ मैं काम नहीं करती। आप मेरा हिसाब कर दो। विजय ने कमला को समझाते हुए कहा, देखो, काम न छोड़ो, 100-200 रुपए और बढ़ा लेना। नहीं बाबूजी, मेरी भी मजबूरी है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। जब तक दूसरी काम वाली न मिले तब तक तो काम कर लेना कमला। नहीं बाबूजी, मैं एक दिन भी काम नहीं करूँगी, कहकर कमला चली गई। 4-5 दिन तक कोई भी काम वाली बाई न मिली तो विजय के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। सुबह घर व बर्तनों की सफाई, शाम को ऑफिस से थका सा वापस लौटता तो पलंग पर लेट जाता। उसे खाना बनाना नहीं आता था, कभी बाजार में खा लेता। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, पर बिस्तर पर लेटकर जब सोने की कोशिश करता तो नींद आंखों से बहुत दूर हो जाती। रिया की याद आते ही गुस्सा व नफरत बढ़ जाती। रात को देर तक नींद न आने के चलते विजय ने शराब के नशे में डूब कर रिया को भुलाना चाहा। वो जितना रिया को भुलाना चाहता वो उतनी ज्यादा याद आती। एक रात विजय ने शराब के नशे में मदहोश होकर रिया का मोबाइल नंबर मिलाकर कहा, तुमने मुझे जो धोखा दिया है उसकी सजा जल्दी ही मिलेगी। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से नफरत है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए एक चरित्रहीन और धोखेबाज पत्नी। अब तुम सारी उम्र विकास के गम में रोती रहना। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। सुन रही हो या बहरी हो गई हो? विजय ने नशे में बहकते हुए कहा। यह क्या आपने शराब पी रखी है? वहाँ से आवाज आई। हाँ, पी रखी है, मैं रोज पीता हूँ, मेरी मर्जी है। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? धोखेबाज कहीं की। उधर से फोन बंद हो गया। विजय ने फोन एक तरफ फेंक दिया और देर तक बड़बड़ाता रहा। ऑफिस और पास पड़ोस के कुछ साथियों ने विजय को समझाया कि शराब के नशे में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस परेशानी का हल शराब नहीं है, पर विजय पर कोई असर नहीं पड़ा। वो शराब के नशे में डूबता चला गया। एक शाम विजय घर पर ही शराब पीने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विजय ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस समय कौन आ गया मेरा मूड खराब करने को? विजय ने उठकर दरवाजा खोला तो चौंक उठा। सामने उसका पुराना दोस्त अनिल अपनी पत्नी सीमा के साथ था। आओ अनिल। अरे यार, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सीधे दिल्ली से आ रहे हो क्या? विजय ने पूछा। हाँ, आज ही आने का प्रोग्राम बना था। तुम्हें 2-3 बार फोन भी मिलाया पर बात नहीं हो सकी। आओ अंदर आओ, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने मेज पर रखी शराब की बोतल, गिलास व खाने का सामान वगैरह उठाकर एक तरफ रख दिया। अनिल और सीमा सोफे पर बैठ गए। अनिल और विजय अच्छे दोस्त थे, पर वो अनिल की शादी में नहीं जा पाया था।
आज पहली बार दोनों उसके पास आए थे। विजय ने सीमा की ओर देखा तो चौंक गया। 3 साल पहले वो सीमा से मिला था आगरा में, जब अनिल और विजय लाल किला में घूम रहे थे। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला था, बाबूजी, आगरा घूमने आए हो? हाँ, अनिल ने कहा था। कुछ शौक रखते हो? बूढ़ी ने कहा। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबूजी, आप मेरे साथ चलो, बहुत खूबसूरत है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, बस कभी कभी आप जैसे बाहर के लोगों को खुश कर देती है, बूढ़ी ने कहा था। वे दोनों उस बूढ़े के साथ एक पुराने से मकान पर पहुंच गए। वहां तीखे नैनक्श वाली सांवली सी एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। अनिल उस लड़की के साथ कमरे में गया था, पर वह नहीं। वो लड़की सीमा थी, अब अनिल की पत्नी। क्या अनिल ने देह बेचने वाली उस लड़की से शादी कर ली? पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो अनिल को ऐसी लड़की से शादी करनी पड़ी? भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? अनिल ने विजय से पूछा। वो मायके गई है। विजय के चेहरे पर नफरत और गुस्से की रेखाएं फैलने लगीं। तभी तो जाम की महफिल सजाए बैठे हो यार। तुम तो शराब से दूर भागते थे, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि? ऐसी कोई खास बात नहीं, बस वैसे ही पीने का मन कर रहा था। सोचा कि 2 पैग ले लूं। विजय उठता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अरे भाई, खाने की तुम चिंता न करो, खाना सीमा बना लेगी और खाने से पहले चाय भी बना लेगी। रसोई के काम में बहुत कुशल है ये, अनिल ने कहा। विजय चुप रहा, पर उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि आखिर अनिल ने सीमा से शादी क्यों की। सीमा उठकर रसोई घर में चली गई। विजय ने अनिल को सब कुछ सच बता दिया कि उसने रिया को घर से क्यों निकाला है। अनिल ने कहा, पहचानते हो अपनी भाभी सीमा को? हाँ, पहचान तो रहा हूँ, पर क्या यह वही है जब आगरा में हम दोनों घूमने गए थे? हाँ विजय, यह वही सीमा है। उस दिन आगरा के उस मकान में वो बूढ़ा ले गया था। मैंने सीमा में पता नहीं कौन सा खिंचाव व भोलापन पाया कि मेरा मन उससे बातें करने को बेचैन हो उठा था। मैंने कमरे में पलंग पर बैठते हुए पूछा था, तुम्हारा नाम? ये सुनकर वो बोली थी, क्या करोगे जानकर? आप जिस काम से आए हो वह करो और जाओ। तब मैंने कहा था, नहीं, मुझे उस काम में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह बोली थी, मेरे बारे में जानना चाहते हो? मुझसे शादी करोगे क्या? उसने मेरी ओर देखकर कहा तो मैं एकदम सकपका गया था। मैंने उससे पूछा था, पहले तुम अपने बारे में बताओ ना। उसने बताया था, मेरा नाम सीमा है, वो मेरा चाचा है जो आपको यहाँ लेकर आया है। आगरा में एक कस्बा फतेहाबाद है, हम वहीं के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की एक बस हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद मैं चाचा चाची के घर रहने लगी। मैं 12वीं में पढ़ रही थी तो एक दिन चाचा ने आगरा लाकर मुझे इस काम में धकेल दिया। चाचा के पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें साल भर के गुजारे लायक ही अनाज होता है। कभी कभार चाचा मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने उससे पूछा, जब चाचा ने इस काम में तुम्हें धकेला तो तुमने विरोध नहीं किया? वह बोली थी, किया था विरोध, बहुत किया था। एक दिन तो मैंने यमुना में डूब जाना चाहा था, तब किसी ने मुझे बचा लिया था। मैं क्या करती, अकेली कहाँ जाती? कटी पतंग को लूटने को हजारों हाथ होते हैं। बस मजबूर हो गई थी चाचा के सामने। फिर मैंने उससे पूछा था, इस दलदल में धकेलने के बजाय चाचा ने तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वह बोली, मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर मैं कुछ सोचने लगा था। तब उसने पूछा था, क्या सोचने लगे? आप मेरी चिंता मत करो। और कुछ सोचकर मैंने कहा था, सीमा, मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूंगा। तो वह बोली थी, रहने दो आप बाबूजी, क्यों मजाक करते हो? लेकिन मैंने ठान लिया था। मैंने उससे कहा था, यह मजाक नहीं है, मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। सीमा के चेहरे पर अविश्वास भरी मुस्कान थी।
एक दिन मैंने सीमा के चाचा से बात की। एक मंदिर में हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कभी सीमा को उसकी पिछली जिंदगी की याद नहीं दिलाई। वह मेरा कितना उपकार मानती है कि मैंने उसे ऐसे दलदल से बाहर निकाला जिसकी उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर विजय हैरान रह गया। वो अनिल की ओर एकटक देख रहा था। न जाने कितने लोग सीमा के जिस्म से खेले होंगे। आखिर ये सब कैसे सहन कर गया अनिल? क्या अनिल के सीने में दिल नहीं है? अनिल के सामने कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी उसने सीमा को अपनाया। अनिल ने कहा, यार, भूल तो सभी से होती है, कभी किसी को माफ भी करके देखो। भूल की सजा तो कोई भी दे सकता है, पर माफ करने वाला कोई कोई होता है। किसी गिरे हुए को ठोकर तो सभी मार सकते हैं, पर उसे उठाने वाले दो हाथ किसी किसी के होते हैं। तभी सीमा एक ट्रे में चाय के कप व कुछ खाने का सामान लेकर आई और बोली, चाय लीजिए। विजय सकपका गया। वो सीमा से आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सचमुच उसने रिया को घर से निकालकर बहुत बड़ी भूल की है। शक के जाल में वो बुरी तरह उलझ गया था। आज उस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट होने लगी। उसे खुद से ही नफरत हो रही थी। विजय चुपचाप चाय पी रहा था। अनिल ने कहा, अब ज्यादा न सोचो, कल ही जाकर तुम भाभी जी को ले आओ। सबसे पहले ये शराब उठाकर बाहर फेंक देना। भाभी जी के आने के बाद तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शराब तुम्हें खोखला और बर्बाद कर देगी। भाभी जी की याद में जलने से जिंदगी दूभर हो जाएगी। जिसका हाथ थामा है, उसे शक के अंधेरे में इस तरह भटकने के लिए न छोड़ो। कुछ त्याग भी करके देखो यार। वैसे भी इसमें भाभी जी की जरा भी गलती नहीं है। विजय को लग रहा था कि अनिल ठीक ही कह रहा है। वो एक भूल तो कर चुका है, रिया को घर से निकालकर, अब तलाक लेने की दूसरी भूल नहीं करेगा। कुछ दिनों में ही उसकी और घर की क्या हालत हो गई है। अभी तो जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। हम 4 दिन बाद लौटेंगे तो भाभी जी से मिलकर जाएंगे, अनिल ने कहा। विजय ने मोबाइल फोन का स्विच ऑन किया और दूसरे कमरे में जाता हुआ बोला, मैं रिया को फोन करके आता हूँ। अनिल और सीमा ने मुस्कुरा कर एक दूसरे की ओर देखा। विजय ने रिया को फोन मिलाया। उधर से रिया बोली, हेलो, कैसी हो रिया? विजय ने पूछा। मैं ठीक हूँ। कब भेज रहे हो तलाक के कागज? रिया, तलाक की बात न करो। मुझे दुख है कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। फिर फोन पर न जाने क्या क्या कहा था। मुझे उस भूल का बहुत पछतावा है। पीकर नशे में बोल रहे हो क्या? मुझे पता है कि अब तुम रोज शराब पीने लगे हो। नहीं रिया, अब मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने आज नहीं पी है। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। अब अपना घर संभाल लो। मैं तुम्हें लेने कल आ रहा हूँ। उधर से रिया का कोई जवाब नहीं मिला। रिया, तुम चुप क्यों हो? रिया के रोने की आवाज सुनाई दी। नहीं रिया नहीं, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। मैं कल ही आकर मम्मी पापा से भी माफी मांग लूंगा। बस एक रात की बात है। मैं कल शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। उधर से रिया की आवाज सुनाई दी। विजय ने फोन बंद किया और अनिल व सीमा को ये सूचना देने के लिए मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया।